आज हम तुमको एक गांव की कहानी सुनाएंगे जो कि बहुत ही भयानक तरीके भीषण से बरसात पानी की की एक काली बरसात रात हो रही थी। है। आकाश में काले घने बादल छाए हुए थे, जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ रखी हो। तेज हवाएं चल रही थी। गांव के एक छोटे से घर में कोने में रामदीन कांपते हुए बैठा था। उसका हाथ पैर कमजोर पड़ गया था। रसोई से बर्तनों के खटखट की आवाज आ रही थी। रामदीन की बहू सुलोचना जानबूझकर जोर जोर से बर्तन रख रही थी ताकि रामदीन को परेशान किया जा सके। रामदीन ने कमजोर आवाज में कहा, बहू थोड़ा खाना दे दो, बहुत तेज से भूख लगी है। आज सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ। 2 रोटी मिल जाए तो रात कट जाएगी। सुलोचना ने भारी आवाज में कहा, पिताजी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 रोटी बचा था, वो बच्चों ने खा लिया। पिताजी आप खुद को संभालो। ये घर कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ हर समय आपको खाना मिले। अगले दिन भी रामदीन भूख से देखिए तड़प बहू ने रहा कितना था। गलत उसने किया है अपनी कि बहू अपने से ससुर को दोबारा अपने भूखा लिए हुआ खाना तड़पते मांगा। छोड़ दिया। आप क्या हर वक्त खाना ही खाते रहते हैं? यहाँ कोई खाना वाना नहीं बना है। मैंने जो खाना बनाया था वो सब खत्म हो गया है। अरे इस बुड्ढे ने तो मुझे तंग कर दिया। इसे किसी भी तरह इस घर से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे? मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये बुढ़ा खुद ब खुद ये घर छोड़ के चला जाए। अगले दिन सीमा ने चाल चली। जब बजरंग दोपहर में घर आया तो सुलोचना अचानक जोर जोर से रोने लगी और कांपते हुए आवाज में बजरंग से बोली, बजरंग, अब ये मेरा घर नहीं रहा। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अपनी माई के यहाँ जाना है। आखिर क्या बात है सुलोचना? तुम ये सब क्या कह रही हो? कल जब मैंने पिताजी से कहा खाना खत्म हो गया है तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहकर अपमानित किया। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में रहने के लायक नहीं हूँ। क्या सच में पिताजी ने तुमसे ये सब कहा? रुको, मैं अभी जाकर पिताजी से पूछता हूँ। ये सब सुनकर बजरंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तुरंत अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी ये सब क्या हो रहा है? आप सुलोचना से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? रामदीन ये बातें सुनकर हैरान हो गया। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं बहू कहा। ने ये अपने सब झूठ पति है। के ऐसे कान भर दिए जो कि बेटा भी बोलने लगा अपने पिताजी से। पिताजी, अब मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? कल आपने साफ साफ कहा था मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। बजरंग बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने बहू से ऐसा कुछ नहीं कहा। सुलोचना ये सब झूठ बोल रही है। तो अब आप हमें झूठा भी बोलेंगे? बजरंग दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। तुम दोनों शांत हो जाओ और इस घर में शांति से रहो। मुझे परेशान मत करो। मैं जा रहा हूँ। खेत पर जाने का समय हो गया। ये बुढ़ा इतनी आसानी से इस घर से नहीं निकलेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बजरंग इसे घर से निकालने के लिए मजबूर हो जाए। अब मुझे इसे गुस्सा दिलाना होगा ताकि ये कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए और हमें इसे घर से निकालने का मौका मिल जाए। अगली सुबह होती है। सुलोचना अपने ससुर के पास जाती है और कहती है, पिताजी आप हर वक्त खाना ही खाते रहते हैं। काम तो आपसे कुछ होता नहीं है। बस बैठे बैठे खाओ और पैसे उड़ाओ। घर के किसी काम में भी आप मदद नहीं करते हैं। तुम्हारी वजह से मैं दिन रात काम में लगी रहती हूँ। बहू क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस घर को बनाने के लिए मैंने खून पसीना बहाया है। तब तुम लोग इस घर का आनंद ले ये रही बात हो। सच बोली है और कि आज भाई तुमने मुझे बहुत एक टाइम का मेहनत खाना करके ये खिलाकर घर बना पाया है। एहसान और जताने की देखिए कोशिश कर रही कैसे हो। हुकूमत फेल गई। तुम्हारा पति जिस पर खेती करता है, मत भूलो कि वो मेरे ही खून पसीने की है। बुजुर्ग हो गया, चलने फिरने में असमर्थ हूँ, तो तुम मुझे ताना मार रही हो। बहू ये गलत कर रही हो। ये सब सुनकर बजरंग अपने कमरे से बाहर आता है। सुलोचना बजरंग के पैरों की आहट सुन लेती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए झूठ बोलने लगती है। आपने मुझे थप्पड़ मारा। बहू तुम यह क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें थप्पड़ कब मारा? अरे अब क्या हुआ? तुम दोनों ने कैसा शोर मचा रखा है? देखो, बजरंग बापूजी ने मुझे थप्पड़ मारा है। बजरंग पागलों की तरह चिल्लाया। पिताजी, आप सुलोचना के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने इसे थप्पड़ तक मार दिया। ये कैसा व्यवहार है पिताजी? बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ बोल रही है। मैंने कभी सुलोचना को छुआ तक नहीं है और ये बोल रही है कि मैंने इसे थप्पड़ मारा है। बहू इतना झूठ बोलना भी अच्छा नहीं है। कम से कम ऊपर वाले से तो डरो। मैं झूठ बोल रही हूँ। बजरंग देखो पिताजी अब मुझे झूठा भी ठहरा रहे हैं। बस पिताजी, मैं आपकी हरकतों से तंग आ चुका हूँ।
अब आप अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। ये मेरा घर है। अब आप यहां से चले जाइए, वरना मुझे आपको मजबूरन निकालना पड़ेगा, अभी और इसी वक्त। बजरंग की ये बातें सुनकर रामदीन के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बजरंग से गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हो गया हो देखिए तो तुम बहू ने दोनों मुझे कितना माफ कर गलत दो, किया कि पर मुझे जो इस अपने घर से ससुर मत को घर निकालो। से निकलवा रही है। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, ऐसा मत करो। ये औरत तुम्हारे आंखों में पर्दा डाल दी है, इसलिए तुम सही गलत नहीं देख रहे हो। मुझे इस घर से मत निकालो बेटा। बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही है, मैं भला कहाँ जाऊंगा? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? क्या तुम्हारे दिल में अपने बाप के लिए इतनी सी भी जगह नहीं बची है? बजरंग के पिता ने बजरंग से लाख मिन्नतें की, लेकिन बजरंग ने अपने पिता की एक भी बात न सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी, ये मेरा घर है और मेरे घर में जो मैं कहूंगा वही होगा। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब इस घर से तुम बाहर निकलो। अरे बजरंग, ये तुम्हारे पिताजी है। क्या तुम्हें इन पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा? तुम कैसे बेटे हो? अपनी पत्नी के बातों में आकर तुम अपने बाप को घर से निकाल रहे हो। देखिए ये गांव अच्छी वाले बात ने नहीं है सलाह दी बजरंग। तो आप वो चुप बजरंग बोला कि तुम चुपचाप ये मेरे रहिए। घर का निजी मामला है और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के निजी मामले में कोई बाहर वाला बोले। मुखिया जी, चुप रहिए। इन सब के आंखों से दया धर्म सब मर ही गया है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। इन्हें माँ बाप से जरा सा भी मोहब्बत नहीं है। बाप मरे या जिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बजरंग, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में अपने बच्चों की कितनी जरूरत होती है? ये घर ही तो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। बेटा, क्या मैं तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि एक दिन तू मुझे मेरे ही घर से निकाल दे? हे भगवान, तेरा शुक्र है कि तू कमला को उठा ले गया, नहीं तो वो बेचारी आज ये दिन देखती तो जीते जी मर जाती। ये पूत नहीं, कपूत है। लेकिन बेटा याद रखना, मुझे तकलीफ देकर तू भी उम्र भर खुश नहीं रह पाएगा। जो आज तुम मेरे साथ कर रहे हो वही तेरे साथ भी होगा। रामदीन रोते हुए अपने भारी कदमों से अपने घर से चला जाता है और रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। है भगवान, मेरे किस्मत में ये दिन भी देखना लिखा था। जिस बेटे के लिए मैंने जिंदगी भर मेहनत किया, देखिए कितनी आज उस घनघोर बेटे ने बरसात अपनी में पत्नी और के उस साथ बेटे ने मिलकर पत्नी मुझे के मेरे कहने ही पर घर से अपने निकाल पिताजी दिया। को घर से अब मैं बाहर जिंदा निकाल दिया। रहकर क्या करूंगा? इतने में ही एक गांव वाला रामदीन के पास से गुजरता है। रामदीन पूरी तरह बारिश में भीग चुका था, जिस कारण वो ठंड से कांप रहा था। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। मुझे कोई कपड़ा दे दो जिससे मैं अपने शरीर को ढक सकूं और इस बारिश से बच सकूं। अरे चाचा जी, तुम जैसे लोग तो सड़कों पर ही भटकते रहते हैं। यहाँ आपका कोई मदद नहीं करेगा। जाओ कहीं और भीख मांगो। तुम जैसे आलसी लोगों की वजह से ही गांव की बदनामी होती है। रामदीन निराश होकर उस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। ठंड से रामदीन का शरीर इतना कांप रहा था, मानव शरीर का हर हड्डी आपस में लड़ रहे थे। रामदीन के आंखों से आंसू नहीं बल्कि निराशा बह रही थी। रामदीन देखिए, रात भर दिन बारिश और बरसात हो सर्दी रही से है लड़ता और रहा रामदीन और जो अपनी कि किस्मत को देखिए कोसता रहा। बरसात में एक वृक्ष के पेड़ के सुबह नीचे होते बैठा होते हुआ है। रामदीन का हालत खराब होने लगा था और जब बारिश थम जाता है तो रामदीन उस जगह से उठकर चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद रामदीन को एक कपड़े की दुकान दिखाई देता है। रामदीन उस दुकान पर पहुंचता है। फिर रामदीन उस दुकान वाले से कहता है, बेटा, कृपया करके मुझे देखिए, एक निराश चादर दे होकर दो। एक दुकान वाले से मैं पूरी क्या तरह बोला, से क्या भीग नहीं। गया हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रहा है। अरे बुड्ढे, ये कोई खैराती दुकान